बुनियादी बदलाव समाज की व्यवस्था में आने शुरुआत हुए, उसके साथ साथ राजनीति में आने शुरुआत। जो बुनियादी बदलाव है, अगर मैं उनको कोडिफाई करूं, पहला बदलाव यह है कि देश की 35% आबादी जो है वो 35 साल की उम्र की नीचे की है। The first time in Indian demography that the younger generation population is somewhere around 35%. दूसरी जो बुनियादी दिखाई है वो ये है कि ये जो नया जनरेशन है, इस नए जनरेशन में कहीं ना कहीं जो भी जात की जो भावना है उसमें तब्दीलियां नष्ट हुई है, ऐसा नहीं किया, लेकिन बदलाव के अंकुश वहां पे दिखाई देते हैं। चाहे वो केरला का इशू, चाहे वो निर्भया का इशू हो, या चाहे विमला का इशू, देखने के लिए नजरिया जो है वो बदल चुका। अत्याचार पहले भी होते थे, महिलाओं पर होते थे, दलितों पे होते थे, आदिवासियों पे होते थे, जुलूस निकलते थे, आंदोलन होते थे। There was atrocity earlier also. I don't deny it. There are atrocities even today. But looking at these atrocities, the attitude has changed. Formerly, they would be limited only to that community on whom the atrocity has been. The feeling of pity and isolation has overcome the caste barrier. जात की भावना से दुख की बात जो है वो उससे आगे निकल चुकी है और लोग उस दुख के साथ अपने को जोड़ना चाहते हैं और साथ साथ ऐसा दुख इसी के जिंदगी में ना है वो इच्छा व्यक्त। This is a change that I say is a very important change in the society. और इसलिए जो कोई अम्बेडकरवादी जात की राजनीति कर रहा है, सबकास्ट की राजनीति कर रहा है, उसके लिए मैं समझता हूं कि ये चेतावनी है कि सुधर जा, अगर नहीं सुधर सकता है तो व्यवस्था के काम है। Those organizations under the name of Ambedkar are playing caste politics and also subcaste politics. For them, this change is an eye opener. That people no longer intend to play caste politics and subcaste politics. It is for them either they change or they perish. हम लोग एक्सेप्ट करें ना एक्सेप्ट करें, या जो लक्ष्मी ने कहा कि इस सभी संस्थानों में बाबा साहब की जयंती यहाँ पर मनाई, इसने दिल से मनाई, किसी ने दिखावे की तरीके से, but everybody was forced to celebrate Dr. Baba Saheb Ambedkar. What is this force? ये कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से यहाँ की सभी राजनीतिक पार्टियों को बाबा साहब की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई? उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह, अगर इसका मैं श्रेय किसी को देना चाहूंगा तो इसका श्रेय मैं आगे से सुनता कि जो हम लोग स्टैटिक बोलते हैं, मूवमेंट इज अ स्टैटिक मूवमेंट एनालिसिस। इसको अगर कोई गतिविधियां देने की कोशिश करता है, अगर इकोनॉमिक उसको अगर गतिविधियां देने की कोशिश करता है तो उसको लाल बाबू के नाम से ये बिकम मार्क्सिस्ट। सोशली अगर उसको अगर रिवाइव करने की कोशिश करता है, सोशली अगर उसको ध्यान डालने की कोशिश करता है, तो उसपे ये जो सोकॉल्ड हमारा मिडिल क्लास आ चुका है, सरकारी अधिकारियों का जो मिडिल क्लास आ चुका है, जो सबसे बड़ा स्वार्थी है समय मानता, वो सोशल एजेंडा की चीज की बात नहीं करते। उसको लगता है कि अगर सोशल एजेंडा की हम लोग बात करें तो रिजर्वेशन की बात कीजिए, रिजर्वेशन की अगर बात कीजिएगी तो रिजर्वेशन कॉर्नरिंग हो रहा है, उसकी भी बात कीजिए। एंड समवेयर within that reservation the process of democratization will start, classification will start, and if that democratization and classification start, हम लोग जो उसके ऊपर हावी हो चुके हैं वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। और इसलिए हम लोग ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आर्थिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना यहाँ दूसरी तरफ से ये जो सोशलाइजेशन का जो एजेंडा है, जिसको आज हम लोग नहीं इस्तेमाल करने दे रहे, लोगों ने उसको एक पर्याय लफ्ज इस्तेमाल किया, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का जो लफ्ज है। अगर हम लोग ये सोशल डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस वही शुरुआत करते तो मैं समझता है कि ये जो ऑल्टरनेटिव वर्ड आया है इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, क्योंकि मैंने किसी से पूछा कि ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, बोले अंतर एक ही है कि सोशल डेमोक्रेसी अगर हम लोग इस्तेमाल करना शुरुआत करेंगे तो अम्बेडकर वादी हमको टूट पड़ेंगे, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो अम्बेडकर वादियों के समझ में नहीं आ रहा, तो हम अपनी बस से इंक्लूसिव राजनीति की शुरुआत, ये बहुत गाली मैं समझता हूँ। I think this is a state of affairs where the Americanite movement has been looked upon as a dynamic force, as a changeable force. It is not looked upon as a dynamic force, but it is looked upon as a static force and a lethargic force. ये जो इमेज बना है, इस इमेज से हम लोग बाहर निकलना। शंकरन का कार्टून जब आया था तो मैं शंकरन के जो रिश्तेदार थे मुझे बहुत पहले मिला, मैंने उनसे कहा कि ये किताब आपकी शंकरन की जो ये छुपा के रखी है, इसको बाहर बताने दीजिए। तो उन्होंने कई कार्टून डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए थे उसको, और उनकी ये कोशिश रही कि ये जो आदमी गांव के बाहर था, shunned by everybody, today in every walk of life, he has overtaken everybody. और ये इतने आगे निकल चुका है कि इसके बराबरी का इस देश में कोई रहा नहीं। और उस कार्टून दोबारा जब उसका विश्लेषण करने की जब यहाँ के लोगों ने कोशिश की, बिना उस कार्टून को समझे हुए हम लोग ने उस कार्टून को ही मैं उसको खेला था, जिसने कहा कि इट्स अ फंडामेंटल चेंज इन दिस प्रोजेक्ट। बाबा साहब तो सबके पीछे थे, संविधान बनाते बनाते उसकी रचना करते करते by proposing principles of the constitution, he has surpassed everybody and he has come on forward. हम सिचुएशन रीड भी नहीं कर सकते,
रिटार्डेड हो चुके हैं, वो हमारी लीडरशिप भी उतनी रिटार्डेड हो चुकी है, ऐसा मानता हूं। और इसलिए सबसे बड़ी बात ध्यान होगा, क्या हम लोग पावर पॉलिटिक्स की बात करेंगे या हम लोग आम आदमी को सक्षम बनाने की, उसकी परिस्थिति से बाहर निकलने की, और साथ साथ उसके चेहरा जो है, उसका फेस जो है, जो स्माइलिंग होना चाहिए, क्या उसकी हम लोग राजनीति करें? मैं मानता हूं यहाँ पर कि कुछ चीजों का जिक्र हुआ, कुछ चीजों का जिक्र नहीं हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ जो पावर पॉलिटिक्स की बात है, व्हाट इज पावर पॉलिटिक्स, ये देखना है तो मेरे ख्याल से भारतीय अकाली दल का जो 1962 का जो एक्ट था, उसको आप पढ़िए। दैट इज द फर्स्ट फोर्स ऑफ द अम्बेडकराइट व्हिच केम टू पावर। और आज जो हम लोग मजहबी सीख हो या वाल्मीकि सीख हो, उनकी उत्तर प्रदेश की, उनकी पंजाब की और हरियाणा की परिस्थिति हम लोग देखें, दैट वाज अ ट्विन स्टेट, पंजाब हरियाणा अलग नहीं था, उस टाइम की परिस्थिति देखिए और वो जो सरकार चली उसकी हम देखे, तो शायद मैं समझता हूं कि व्हाट इज पावर पॉलिटिक्स, इसको हम समझ सके कि व्हाट पावर पॉलिटिक्स मीन्स। ये नहीं है कि 10 सीटें हैं, 15 सीटें हैं और उसमें हम लोग समझौता करें। That's much deeper when you say it's a power politics, it goes much deeper than that. और इसलिए जो है कि आज पंजाब और हरियाणा के दलितों की स्थिति हम लोग को दूसरे दलितों से अलग दिखती है। उसकी वजह वो है कि वो जो बुनियादी राजनीति उस वक्त हुई, समझौते की राजनीति हुई, उस समझौते की राजनीति के साथ में जो बदलाव हुआ, वो बदलाव में समझता हूँ सबसे बड़ी बात है। यहाँ जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं उसका आदर करता हूँ। ये हम लोग ने जात के ऊपर काफी बड़ा लिखा है, संशोधन हुआ है, लेकिन ये जो सत्ता की राजनीति होती है, इस सत्ता की राजनीति पर बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ है, ना बहुत ज्यादा इस पर लिखित हुई है। और इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इसकी भी शुरुआत हो जाए, तो ये बड़ी बात होगी, ऐसा मैं समझता हूं। मैं आखिरी में इस बात को यहाँ पर कहना चाहता हूं कि वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ पावर, और उस पावर को लाने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि एवरीबॉडी शुड बी यूनाइटेड। क्या हम लोग प्रकृति के विरुद्ध में अपनी बातें नहीं कर रहे? मैं प्रकृति इसलिए कह रहा हूं, नेचर इसलिए कह रहा हूं कि आज जो है वो एक किसी परिवार जो है बड़ा होता है तो अलग हो जाता है। ये फ्रैगमेंटेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, दैट इज द रियलिटी। इसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, तो आपके हाथ में जो आप, और वो ये है, जो फ्रैगमेंटेड हो चुके हैं उनमें से कौन सही है, आप उसे पकड़ लो, उसके पीछे चलो, तो आपको एक विचारधारा चलते हुए दिखाई देगी। मेरा कहने का मतलब है कि हम हमारी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं है। वी आर नॉट रेडी टू डिसाइड बिटवीन दिस गुड एंड दिस बैड। मैं आपसे अनुरोध करता हूं यहाँ पर, ये जो फ्यूचर की जो राजनीति है, लक्ष्मण जी ने कहा वो सही है कि एक बुनियादी बदले, फंडामेंटल चेंज आ, पैराडाइम चेंज। पैराडाइम चेंज क्या है? पैराडाइम चेंज यही है कि हम लोग जितने जल्दी उसको मान ले उतना अच्छा होगा। उसका मैं बहस किसी से करना नहीं चाहता हूँ,
जब आरएसएस कहता है कि यार मैं इस संविधान में विश्वास रखता ही नहीं, आज नहीं कह रहा है, उसने 1949 से कहना शुरुआत किया, तो आप उस पर बहस क्या होगी? ये तो हकीकत है। जब हम हकीकत को नहीं मानना चाहते, व्हाट इज फैक्चुअली, हम उसको अगर मानना नहीं चाहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने मुंह से कह रही है कि मैं इस संविधान को मान ही नहीं रहा हूं, उसके हम लोग जब बहस करने निकलेंगे तो इस बातों के को और क्या कहें? इस पागलों के फौज के साथ कोई चर्चा ही नहीं हो सकती है। और वो जहां हम लोग हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं है, वहां मैं कहता हूं कि वास्तविकता की राजनीति नहीं। आज वास्तविकता यह है जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से जो एक chaos बनाया जा रहा है, a situation of chaos is being created in this country. A jingoism has started in this country. The madness that has been started in this country is not without aim. It is not aimless. It is calculated move. और ये पागलों के फौज को मुझे कहना है कि आप हिटलर को पढ़िए। Hitler also rose through a democratic process. You read the methodology that he adopted, and you see the situation that is moving today. Therefore, the methodology that has been adopted is one and the same. अगर हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये कमियां हम लोग की, ऐसा मैं मानता हूं। और जो पैराडाइम शिफ्ट में ये कह रहा हूं कि पैराडाइम शिफ्ट ये है कि जिन्होंने बाबा साहब की फिलॉसफी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से कहा कि इक्वालिटी इज माय प्रिंसिपल, फ्रेटर्निटी इज माय प्रिंसिपल, ब्रदरहुड इज माय प्रिंसिपल, उसी के खिलाफ मनुस्मृति है। ये दोनों की लड़ाई शुरुआत हो चुकी है। और ये अपनी बात कह रहा हूं ऐसा नहीं है। समाजवादियों से वही बाबा साहब ने पूछा था, वही किताब में उन्होंने कहा था कि there will be a caste war in this country. उन्होंने कहा कि you bring a revolution in any direction you like, the monster of caste will cross your path. तो ये मनुवादी का जो जाति व्यवस्था है वो अब उभर आ चुका है। इट्स अ फाइनल स्टेज। यहाँ जितने भी अधिकारी है, पदाधिकारी है, गैर तरीके से, अच्छे तरीके से पैसा जिन्होंने कमाया है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए मूवमेंट को मत इस्तेमाल, अपने स्वार्थ के लिए गलत फहमियां ना फैलाएं। तो आप लोगों ने हासिल किया है, मैं समझता हूं कि कई लोगों को पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ चुका है and the retrograde steps have already started. Those who have been given reservation by way of promotions, they said they are illegal. No reservation in promotion can be given. They can only be a direct reservation, and therefore all those who have been given reservation, their reservation should be taken away. Gujarat has begun. My information in Madhya Pradesh has begun. Rajasthan has begun. UP is already being implemented. आप तो कम से कम जान लो, आप कम से कम तो जान लो कि ये जहां तक यूपी में मुझे मालूम है 3 लाख लोग इफेक्ट हो चुके हैं। गुजरात में जो है 2.25 लाख लोग इफेक्ट हो चुके हैं। हरियाणा में है 75 नहीं, करीब 90,000 के आसपास लोग इफेक्ट हो चुके हैं। The same process will start in Kerala. The same process will start in Tamil Nadu. The same process will start in Karnataka. The same process will start in Maharashtra. और आप उसको रोक नहीं सकते। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है, इन्होंने दे दिया है, ये फैसला है, ये प्रोसेस हैज बिगन। और इसलिए हम लोगों को भी अपनी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तय करना जरूरी है। कि लाइन ऑफ एक्शन तय करना है तो एक मुझे समझ में आ गया कि अनलेस एंड अनटिल हम लोग अपनी आइडेंटिटी डेवलप करें और उस
आइडेंटिटी के साथ में ये जो सोशल डेमोक्रेसी का एजेंडा हम लोग कैसे आगे बढ़ा, इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्शनरी फोर्स, क्योंकि आज सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिएक्शनरी फोर्स है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, जो है उनके साथ में, जो नहीं है उनको छोड़ते हुए ये सोशल एजेंडा हम लोग कैसे आगे ले जाए, यही अगर मंशा हम लोग रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये 125वीं बाबा साहब जयंती के माध्यम से हम लोग हासिल यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आप लोगों ने कड़वी बात भी शांति से सुनी, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और इन शब्दों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। So friends, as the topic itself says, Baba Sahib has a vision. So that explains the movement. He has a vision for a democratic India. So his basic investigation is that the Indian society, as my previous speakers have said, they have shown very pretty well that democracy does not necessarily mean a government. It means, in the words of Dr. Ambedkar, an associated life. An associated life of human beings is society. So Dr. Ambedkar's concern is more about society. Then Dr. Ambedkar in 1944, when he has visited tour Andhra Pradesh, because my co-panelists in fact are predominantly from Andhra Pradesh. So September 1944, though Professor Sukumar is from Delhi University, and he's from us now. So he's sending us to Hyderabad. Dr. Ambedkar, when he was touring the Andhra, coastal Andhra, 1944, because Dr. Ambedkar was buoyed by the success of Scheduled Caste Federation in 1942, especially in coastal Andhra. There in Rajahmundry, he made a declaration, 1944. He says that my people shall decide the destiny of this country. In fact, this proclamation itself is a very, very powerful proclamation. It says that it is my people who shall decide the destiny of this country. This really, in fact, encapsulates that my people, which Dr. Ambedkar is saying that, he was referring to untouchables at the time, he was saying that the untouchables, in fact, at that time, they have a mission. It is by liberating themselves, they have to liberate the whole society of India. Because in India, Dr. Ambedkar says that there is no society at all. In India, there is no society at all. We are yet to become a society. We do not have a society. Rabbi Professor Brown, in fact, is talking about saying that the kind of a segregation in USA is talking about the racist segregation. But my dear friends, think of India. 85% of India that stays in the villages. Every Indian village, even today, is a human Jew. Human beings do not live as associated life over there. I don't have to explain you, every Indian village is a Jew. We are segregated like different animals in a zoo, which are kept in different kind of cages. Each street, in fact, is a caste-specific street in this country. There is no, in fact, amalgamation of these groups in their lived lives. So that's the reason why Dr. Ambedkar says we have to reconstruct the society. This mission, Dr. Ambedkar, as a student of anthropology and public finance and political science in Columbia University in 1913 itself, when he was in fact reviewing the book of Bertrand Russell, Dr. Ambedkar said, reconstruction of Indian society. वो तो बार-बार बाबा साहब ने बोला है. When he is talking about the society of India, Baba Sahib says we must recognize, we must understand that Hindu society is a myth. And he also said,
you cannot in fact build anything on the foundations of caste society. We don't have a society, we have multitudes of societies in the name of caste. So therefore Baba Sahib in fact no, his mission बार Baba Sahib बोला है कि my mission is to build a human society and thereby a nation. If I refer to in fact no 4 to 5 expressions of Baba Sahib Ambedkar, he very clearly said, unless you change the social order, you cannot prepare this society, you can't prepare this community for either for defense or offense. Baba Sahib says, nothing can be built on the basis of caste. No society, no nation, no morality. Baba Sahib बार बोलते basically we have to see the link. He was talking about the society and the nation. I would like, in fact, to request you to refer to Baba Sahib's, in fact, quotations when he talks about annihilation of caste, what Congress and Gandhi is the and many other quotations. He was always linking up society with the nation. Society, nation, and morality. Nothing can be built up on the foundations of a caste. So therefore, Baba Sahib's mission and movement is to build a human society, a democratic society. So in order to form a democratic society, Baba Sahib has laid the foundations as to how it should be made, how it should be in fact reconstructed. So like in a sense, we have legal humanists over here. But Baba Sahib in fact all through his struggles, he talked about that when he talked about Mahatma's tank movement. Baba Sahib says, it is not just to get some kind of a social rights or some kind of a civic rights or some kind of a religious rights. Baba Sahib bolte hain wahan par fighting against all these social disabilities. Baba Sahib says we are in fact raising a kind of a social revolution to put all man-made disabilities to an end. Mahatma tank movement में ये बोलता है Baba Sahib. We are not just here agitating to see that secure some kind of a small civic rights or some kind of a benefits over here. Baba Sahib बोल रहे हैं we have in fact initiated a social revolution which puts an end to all these man-made disabilities and form a humane society. So therefore, Baba Sahib's mission is to reconstruct the whole Indian society and to form on its edifice, on its basis, a nation. Which in fact obviously would be a democratic nation, a democratic society, and a democratic associated mode of life. So basically, we all know this particular fact. So friends, in order to see this kind of a democratic society established all through Baba Sahib's life, we see at several points of time, he was doing this dual task of building a society on the foundations of democracy and then making a nation state on the democratic foundation. That's the reason why when Lala Lajpat Rai talks to Dr. Ambedkar and asks him to join in the so-called national struggle at that time, he says the worth of independence, it is dependent on the kind of a government and the kind of a society that we built up. And a student of 19 years old, he was just 19 years at the time, and he was saying that the worth of independence depends on the kind of a government and the kind of a society that we built up. कैसे समाज को हम बनाना चाहते हैं? ये जो आजादी वो बोलते हैं this political reform or political kind of freedom. Dr. Ambedkar was never interested in political freedom. He as well on side said a political freedom is only freedom of the boundaries of the country, which can be otherwise called as a cartographic nationalism. People are very much interested in the map, but not very interested in the people living within the boundaries of the map. So therefore, Baba Sahib says social freedom is more important than the political freedom. So therefore, my dear friends, so Baba Sahib the movement तो ऐसा fix किया है, he want to reconstruct the whole society of India. It is not just in fact making some kind of a reforms to what we call as ex-untouchables, giving some concessions and all. He has a clear vision. The movement is in fact, Baba Sahib's movement is to make Indian society a human society. That's the reason why in fact when he was asked to spell out the objective of the constitution
object to resolution Constituent Assembly, Baba Sahib ने clearly बोलता है, our difficulty is how to make these heterogeneous masses that we have today come together and accept to live as a society. So that is the reason why we are crafting this constitution. Very clearly Baba said, our difficulty is, of course you know, Baba Sahib said, is not with regard to the ultimate, but with regard to the beginning. So in the constitution, Baba Sahib has kept two kinds of agenda. One is affirmative measures over there, and second is the transformative measures. Affirmative measure, ab jante basically. We all call it them as reservations, but Baba Sahib has given us representations. Representations as a democratic right. There are rights to representation. That is an affirmative thing. Transformative, in fact, measures. For example, there are so many. I'll just refer to you one single article in the Constitution, Article 38, which says very clearly that it is the duty of the state to strive and then promote and establish such a social order whereby liberty, equality, fraternity is scattered to every citizen of this country. उसको चाल देख लीजिए. Basically, if you really look into that kind of an article, Article 38 is a very, very powerful, in fact, article. It keeps the responsibility of the government to create such a social order whereby an unequal society turns into an equal society. Every citizens of this country, in fact, are catered with the rights of liberty, equality, and fraternity. So, therefore, my dear friend, Baba Sahib ka movement basically उस तरफ का movement है. It's a nation building movement. It is not, in fact, a kind of a movement which is limited to only to the scheduled caste, or even limited to the scheduled tribe, or limited to some kind of a please. No. It is a transformative movement of the whole nation to make India a vibrant India. And उसका जिम्मेदारी इसके लिए बाबा साहब, in fact, लगाया है बाबा अम्बेडकर इसके ऊपर कंधे पर. Baba Sahib said, my people shall decide the destiny of this country. We have to, in fact, see that our rights, our say, kind of a divisive thinking. Baba Sahib clearly said, Brahmanism is nothing but it's divisive kind of a psychology. The caste psychology is a divisive psychology. Who clearly said caste is a device designed to divide. So, वो psychology को छोड़ के, we have to, in fact, build up an assimilative society, a democratic society. We know that Baba Sahib has shown three facets of democracy: the social, political, and economic. If you see the political democracy today, the political scientists term it as the democratic deficit. They say, what do you mean by democratic deficit? The political scientists define democratic deficit as the failure of the elected governments to fulfill the promises they made to the electorate. वो अभी हो रहा है. Every single political party, right, center, and left, they have been making so many promises. All parties, in fact, they make so many promises. They appear to be common man centric before the elections, and after the hustings, they turn to be corporate centric. It is because the ruling dispensation and at the same time the opposition, they all make these kind of promises and they are not sincere towards it. That is the reason why for the last two decades, we do not, in fact, see any kind of a serious discussion on behalf of the people of this country, either in any assembly or in the parliament. We only see, in fact, boycotts. We only see some disruptions because no group, whether it is in the ruling or in the opposition, they are really serious in the promises that they have made to the electorate. So therefore, my dear friends, we don't have sound political democracy today. What Baba Sahib, in fact, kept us as a goal after giving us the political democracy through constitution, he said we must be able to convert this political democracy into economic and social democracy. Social democracy, I think so it's better I talk less, because Baba Sahib clearly said the very existence of caste system is the standing denial of democracy in this country. Baba Sahib's nationalism is a social amalgamation. It is not like communal nationalism or the kind of a religious nationalism or the kind of a Gunda nationalism that we are facing today in this country. So therefore, my dear friends, if you look in this perspective,
This is a very, very challenging issue that I really commend the Ambedkar International Mission. In fact, for taking up this particular serious issue. What is the future of the Ambedkar Mission? Baba Sahib, in fact, has kept a very, very strong, effective, and very, very essential goal before us. These 2 days, in fact, we have say the several as speakers have expressed. They said we are divided, we are fractured. Even in the name of organizing ourselves, we divide. We have several organizations. In fact, there are several issues have come up. I've been very closely following this issue of youth. In fact, the younger generation is going away from Ambedkar movement. The younger generation no longer feels that Baba Sahib is not required for them, because in fact, in the state there is also I say crunch. There is in fact limiting of services. But now we have seen some kind of emotional responses post Rohit. There are some kind of emotional responses, emotional outbursts. Of course, the youth, in fact, in this country are choked. They are trying to express themselves, come out boldly. But the point is, it is our duty to see that those kind of emotional responses, those kinds of serious concerns, they turn out into the movement fold. They need to be channelized into the movement. So friends, with this kind of a backdrop, we will assess as to how the Ambedkar movement, in fact, is going ahead, and what future, in fact, is before us today. And it ultimately, in fact, we must see what responsibility is there for us to take this movement ahead. To open this session, the theme is a part of the broader theme, Ambedkar movement. But the theme, sub-theme is neither in a positive proposition nor in a negative form. But it only signifies the aims and objects of the Ambedkarian movement, Ambedkarite movement. और इसीलिए to begin the discussion, synoptically let me explore the historical analysis of the whole theme. और जब इसकी शुरुआत करते हैं तो हम इसको संक्षिप्त में एक सेंटेंस में अगर कहने की कोशिश करें तो इस देश का लगभग मेजॉरिटी हिस्टोरिकल पार्ट है, हिस्ट्री जो है वो एक तो इनजस्टिस की है, dignity to the few privileged and rights to the again few fortunates. अगर इस तरह का हम डिस्क्रिप्शन करें तो शायद कोई गलत नहीं होगा। और इसीलिए इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जिनको भी जस्टिस की तलाश थी, those who were in search of dignity and the rights, इन्होंने समय समय पर अलग अलग राज्यों में, देश के हिस्सों में अलग अलग मूवमेंट के माध्यम से अपना असर्शन दिखाया, जिसको हम कभी प्रोटेस्ट मूवमेंट कह सकते हैं, कभी डिसेंट मूवमेंट कह सकते हैं। और इन मूवमेंट के माध्यम से इस देश में एक ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ह्यूमन जस्टिस के लिए, अधिकारों के लिए एक जंग बनी, खड़ी हो गई, समय समय पर खड़ी हुई, जिसको बाबा साहब के भाषा में अगर हम कहने का प्रयोग करें तो हमेशा किसी न किसी काउंटर रिवॉल्यूशन का पीछा रिवॉल्यूशन ने किया है, और रिवॉल्यूशन का पीछा भी किसी काउंटर रिवॉल्यूशन ने किया है। आज भी वर्तमान में हम सबको एहसास तो होता है कि एक बड़ी काउंटर रिवॉल्यूशन देश में अलग फॉर्म में, इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म में, either through the democratic and constitutional institutions or other social institutions के माध्यम से फिर वो एक काउंटर रिवॉल्यूशन दरवाजे पर आके खड़ी है।
इससे कई लोग चिंतित भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, लेकिन जिनको इतिहास से सबक मिलते हैं उनको ये भी ध्यान रखना है कि अगर काउंटर रिवॉल्यूशन अपने दरवाजे पे आकर खड़ी है तो उसके पीछे रिवॉल्यूशन भी आके खड़ी है, इसका भी एहसास हमें होना चाहिए। When we talk about especially justice, dignity, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट में लाके ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन when we talk about all these things in a comprehensive manner, मूवमेंट के संदर्भ में बड़ी व्यापकता से, तो जस्टिस डिग्निटी का असर्शन के रास्ते हमेशा अलग अलग रहे हैं। अगर आप किसी 13th सेंचुरी की रविदास जी की बात करें या कबीर की बात करें या हमारे केरला के कुछ साथी या मौजूद है वो अय्यंकाली पीरियड की बात करें या तमिलनाडु के बंदे हमारे पेरियार जी के समय की बात करें या हमारे ट्राइबल बंदे बिरसा मुंडा के रिवॉल्ट की बात करें, तो ये ऐसे कई सारे गिनत अनगिनत और मोस्टली मोर देन 150 जो देश में अलग अलग समय पे रिवॉल्ट हो गए, विद्रोह हो गए, उनका माध्यम अलग रहा होगा। फिर शायद वो 1912 का केरला में नाडार समाज के लेडीज के कपड़े पहनने का मामला शानदार रिवॉल्ट के माध्यम से खड़ा हुआ हो, या इवन भक्ति मूवमेंट के माध्यम से खड़ा हुआ दलितों को, पिछड़ों को, अछूतों का अधिकार का मामला हो, इसके फॉर्म हमेशा अलग अलग रहे, लेकिन इसका लॉजिकल एंड भी हमेशा अलग अलग रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फुले जी की मूवमेंट अपने समय में चली, उसका एक लॉजिकल एंड अलग है। कबीर जी रविदास की मूवमेंट, उसका एक लॉजिकल एंड है, वो एक अलग है। या जय सतनाम के नारे के साथ छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के सतनामी लोगों में जो मूवमेंट चली, उसका एक लॉजिकल एंड अलग है। और उसी तरह नारायण गुरु हो या गुरुचरण ठाकुर बंगाल में हो, उनके मूवमेंट का भी लॉजिकल एंड अलग है, और इसलिए बाबा साहब के मूवमेंट का भी लॉजिकल एंड एक अलग है। अब खास करके थियोरेटिकल डिस्कोर्सेस में जो हमारी नई एकेडमिक जनरेशन अब ज़्यादा रुचि लेती है, उनके सामने एक बड़ा सवाल होता है कि हाउ टू रिकंसाइल बिटवीन ऑल दीज डिफरेंट मूवमेंट्स अगेन बेसिकली दे वर फॉट फॉर द बेसिक राइट्स, द नेचुरल राइट्स, द ह्यूमन राइट्स, द डिग्निटी, द जस्टिस, और इसका रिकंसिलेशन करके हम आगे का जाने वाला का रास्ता किस तरह से बनाए, ये भी एक भविष्य के लिए सबक हमारे सामने होना चाहिए। मैंने जब कहा कि लॉजिकल एंड अलग अलग रूपों से होता है, महात्मा फुले जी के मूवमेंट का लॉजिकल एंड सत्यशोधक धर्म में हुआ, बाबा साहब के मोरालिटी के रास्ते का लॉजिकल एंड बुद्धिज्म में हुआ, और अगर आप बंगाल की तरफ देखें तो वो मातवा में है। तो ये जस्टिस हो या डिग्निटी हो या राइट्स हो, ये एक रास्ते से सिर्फ हम कहेंगे कि यही सिर्फ रास्ता है, उससे बनते हैं, ऐसा नहीं है। इसको क्यूमुलेटिव पिक्चर की तरफ से देखना पड़ेगा, ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट अगेन टू हेल्प द पैनलिस्ट, और वो पॉइंट ये है कि बेसिक बात हम ना भूलें। कई समय हमारे लोग बेसिक डिस्कोर्सेस भूल जाते हैं। विमेन एम्पावरमेंट की जो बात है उसको आप डीप रूट में जाए, खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कितने भी एम्पावरमेंट की बात करें, so long as the institution of family and marriage exist in India, I'm talking about Indian context, institution of marriage or family exist in India, आपकी विमेन एम्पावरमेंट की बात हमेशा अधूरी रहेगी। अब are you prepared to go to that extent? Are you prepared to go to that extent? To have a complete free environment for our women, and that is a little bit unacceptable propositions to many, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग को झंझोड़ता है, वो एक्सेप्ट करने नहीं देता है। उसी तरह बेसिक बुनियादी बात जब हम किसी भी पावर की, जस्टिस की या डिग्निटी की करेंगे,
in the context of any country. तो जस्टिस, डिग्निटी एंड राइट्स ये हमेशा पावर स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहते हैं। पावर स्ट्रक्चर ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रिलीजन के फॉर्म में हो सकता है, सोशल कस्टम के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा पॉलिटिकल फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये पावर स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मामला। जिन्होंने भी विद्रोह किया वो पावर स्ट्रक्चर के साथ सीधा सीधा सटीक विद्रोह के रूप में होता है, विरोध के रूप में होता है। तो कोई अगर ये कहेगा कि बिना पावर स्ट्रक्चर को टच किए हम ये सारा हासिल करेंगे, तो यू आर इन द पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज कहना थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन यू आर इन द पैराडाइज। तो बिना पावर स्ट्रक्चर को टच किए, go back to Mahatma Phule, and he speaks in Marathi, Satte vina sakaka aliyauka pusave mana. It means because of you have been kept away from the power structure, you have reduced to this kind of a status. तो जब भी हम किसी डिग्निफाइड लाइफ की, डिग्निटी की बात करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे, या इक्वालिटेरियन, ऑल इक्वालिटेरियन, व्हाटएवर यू से, पावर स्ट्रक्चर से पंगा लिए बनकर ये इससे आपको जल्दी आसान होने वाला नहीं है। इसलिए ये भी एक बेसिक बात ध्यान में रखें। सवाल यह है कि एनालिसिस तो हम लोग अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन जवाब देने में हमेशा व्हाट इज नेक्स्ट टू बी डन। जैसे 1917 की बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद लेनिन का एक बहुत अच्छा भाषण रहा कि व्हाट इज नेक्स्ट टू बी डन। अम्बेडकर मूवमेंट के सामने हमेशा सवाल होना चाहिए कि व्हाट इज नेक्स्ट टू बी डन, क्योंकि हमारा वो अतीत का महिमा मंडल में बहुत सारी जिंदगी चली जाती है। व्हाट नेक्स्ट टू बी डन इसमें नहीं आते हैं। और ये सारा अचीव करने के लिए आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे बढ़िया जरिया है, तो इसका जवाब कोई हाँ और ना में ये दे सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लेजिस्लेशन में आपको ये अधिकार देने के बाद मिल जाते हैं, ऐसे समझना थोड़ा और ज्यादा हो सकता है, थोड़ी कम समझदारी होगी। और इसलिए बाय ओनली लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शंस, बाय ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस और गारंटीज हम ये हासिल करेंगे, तो ये भी थोड़ा 100% थोड़ा जाती होगी। क्योंकि इसलिए तो अमेरिका में एक जज रहे, जस्टिस हैन, एंड ही मेड इट अ बोल्ड स्टेटमेंट, इफ लिबर्टी लिव्स इन द hearts and the minds of the men and women, you need no law, no constitution, no court to protect it. But if it dies there, liberty dies in the hearts of the men and women, no law, no court, no constitution can protect it. और ये इसके सबूत देने जरूरी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके लिए। इसलिए लेजिस्लेटिव और स्टेट इनिशिएटिव से और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से हम ये सिद्ध कर पाएंगे या मिल जाएगा, तो उसको अगेन हाउ मेनी इयर्स इट विल टेक वन डजंट नो। तो ये भी एक कोई समाधानकारक रास्ता नहीं है। तो और एक रास्ता, और वो एक रास्ता है कि किसी समय पे जिस तरह से आंदोलन खड़े हुए, तो हमेशा आंदोलन का रास्ता जो भी विक्टिमाइज क्लास दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, तो उसके लिए ओपन रहता है। बट in an Indian context, when we talk about Ambedkarite ideology and Ambedkarite struggle, it should be limited to do constitutional means, a democratic struggle, a constitutional struggle. ये बात भी थोड़ी बहुत हमको हाईलाइट करना जरूरी है, वरना बाबा साहब का ड्रीम ये था, वो ड्रीम भी हमारा है, लेकिन जरिया बाबा साहब का अलग था, हमारा जरिया अलग होगा, मेथड अलग होगा। तो अगेन यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम द पाथ शोन बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और इसीलिए आने वाले दिनों में ये तीनों के लिए, when we talk about the larger picture of the Ambedkarite movement, ये उससे जुड़ी हुई बात है, कोई इनसेपरेबल पार्ट नहीं है, उसका एक हिस्सा है। जैसे मैंने कहा कि हम सारे समस्या अपने एक माध्यम से सुलझाना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा।
you will have to be more assertive, you have to be more powerful on the different fronts, either field of politics, even in a field of religion. Thank you very much.